चाहिए तो ये असाइनमेंट सबमिट कर देना। तो मैंने ये चीज बताई है, ये आपकी दो इनफाइनाइट वायर्स हैं, लॉन्ग वायर्स हैं, एक है एक्स एक्स डैश, एक है वाई वाई डैश। दोनों की लेंथ अंडर कंसिडरेशन स्मॉल एल है। इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, इसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है। कल जो हमने पढ़ा था तो हमारा सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था, आज हम पढ़ रहे हैं तो दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है। इस वायर को एक्स एक्स डैश कह दिया, इस वायर को वाई वाई डैश कह दिया है। तो मैग्नेटिक फील्ड ये जो यहां पर प्रोड्यूस करेगा वो कितनी आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बाय I1 एट वाई वाई डैश, मैग्नेटिक फील्ड I1 की वजह से वाई वाई डैश पर वो कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 टाइम्स ऑफ दिस करंट अपॉन स्मॉल आर। मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर की वजह से यही होती है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, इधर आ जाता है हमारा फोर्स ऑन वाई वाई डैश ड्यू टू B1। B1 की वजह से जो फोर्स हमारी लगेगी वाई वाई डैश पर वो कितनी आ जाएगी, जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2, यही तो हो जाएगी। ठीक है, जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है आपका I2, ठीक, और इनटू में B1 और L और साइन थीटा, ये आ जाएगी I2 B1 L साइन थीटा। जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी लेंथ अंडर कंसिडरेशन और साइन थीटा, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी I2, ठीक। B1 की वैल्यू इधर कितनी आ जाएगी आपकी, B1 की वैल्यू मैंने यहां से इधर पुट कर दी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 अपॉन में स्मॉल आर, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका L, और ये इधर आ जाएगा आपका साइन 90। क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, राइट हैंड थंब रूल से देखोगे तो राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में पुट करा और उंगलियां वाई वाई डैश पर अंदर जा रही हैं, उंगलियां वाई वाई डैश पर कहां जा रही हैं, अंदर, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी, क्रॉस से बना दिया उसको। अब इसके बाद ये आ जाता है साइन 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और करंट आपका ऐसे करके फ्लो कर रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में। अब इधर देखोगे तो फोर्स आपकी साइन 90, फोर्स इधर आ जाएगी आपकी कितनी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 I2 अपॉन स्मॉल आर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन स्मॉल आर, और F2 बाई L आ जाएगा ये फोर्स पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बाई आर। साइन 90 1 के इक्वल होता है, तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ की एक्सप्रेशन आ जाती है। न्यूटन मीटर इनवर्स में, किस में कह दोगे इसको, न्यूटन मीटर इनवर्स में इसको कह दिया हमने, न्यूटन मीटर इनवर्स में। और इसकी डायरेक्शन अगर देखोगे, ये न्यूटन है ये मीटर है, तो न्यूटन मीटर इनवर्स में इसकी डायरेक्शन अगर देखोगे तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, करंट नीचे जा रहा है, तो फोर्स इधर लग रही है। लेफ्ट हैंड से देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट है नीचे, करंट कहाँ है, नीचे, तो फोर्स कहाँ लग रही है, इधर, ऐसे करके। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे फ्लो कर रहा है, फोर्स इधर लग रही है, यानी कि इसमें हमारी फोर्स लग जाएगी अवे फ्रॉम एक्स एक्स डैश, ठीक है, अवे फ्रॉम एक्स एक्स डैश, या इन आरएचएस अवे फ्रॉम एक्स एक्स डैश, ठीक है, ये आपकी इधर फोर्स लग जाएगी। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट इसका, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, ठीक। इसके बाद देखते हो बच्चों, ये हमारा इधर आ जाता है, ये हमारी फोर्स लग जाती है अवे फ्रॉम एक्स एक्स डैश। अब इसके बाद इसी में मैं देखता हूं मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा I2 प्रोड्यूस करेगा यहां पर, तो उसको हम लोग देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बाय I2 एट एक्स एक्स डैश। मैग्नेटिक फील्ड जो आपका I2 प्रोड्यूस करेगा एक्स एक्स डैश पर, वो आपकी क्या हो जाएगी, B2 मैग्नेटिक फील्ड, और वो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 बाई आर, यही तो हो जाएगी वो। मैग्नेटिक फील्ड जो ये यहां पर प्रोड्यूस करेगा I2 एक्स एक्स डैश पर, वो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 टाइम्स ऑफ दिस करंट और अपॉन में स्मॉल आर, 2I2 बाई स्मॉल आर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, राइट हैंड थंब रूल से देखोगे तो राइट हैंड का थंब करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां अंदर जा रही हैं आपकी, ठीक है, राइट हैंड का थंब इस करंट की डायरेक्शन में, तो एक्स एक्स डैश पर आपकी उंगलियां अंदर जा रही हैं,
तो इनवर्ट डायरेक्शन आ जाएगी। अब फोर्स जो एक्स एक्स डैश पर लगेगी B2 की वजह से, B2 की वजह से जो फोर्स आपकी लगेगी एक्स एक्स डैश पर, एक्स एक्स डैश पर जो B2 की वजह से फोर्स लगेगी वो क्या आ जाएगी आपकी F1, और वो आपकी क्या आ जाएगी फोर्स F1, वो क्या आ जाएगा आपका, जितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है एक्स एक्स डैश में I1 करंट फ्लो कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से फोर्स लग रही है, B2 की वजह से, और लेंथ अंडर कंसिडरेशन L sin थीटा, तो ये आ जाएगा आपका I1, और मैग्नेटिक फील्ड जो B2 है उसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन स्मॉल r, ठीक, 2I2 अपॉन स्मॉल r, और L sin 90, क्योंकि अगेन मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर ऐसे फ्लो कर रहा है तो 90 डिग्री, तो F2 ये आ जाएगा आपका F1 बाई L, F1 और L नीचे आ गया, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 बाई R न्यूटन मीटर इनवर्स, ये न्यूटन में मीटर में तो न्यूटन मीटर इनवर्स। और इस फोर्स की डायरेक्शन पता कैसे करोगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, तो आपकी फोर्स इधर लग रही है, ऐसे ही तो है ना आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है आपकी अंदर है, फोर्स आपकी कहाँ है, और करंट आपका कहाँ है ऊपर, करंट ऊपर, करंट आपका ऊपर, तो फोर्स इधर लग रही है आपकी, तो ये लग जाएगी अवे फ्रॉम वाई वाई डैश, अवे फ्रॉम वाई वाई डैश, ये आपकी इधर फोर्स लग जाएगी, ठीक है, ये आपके इधर फोर्स लग जाएगी। तो इससे पता लग रहा है दोनों इस तरीके से रिपल कर जाएंगे, दोनों इस तरीके से क्या कर जाएंगे, रिपल, ठीक है, दोनों इस तरीके से हमारे इधर कर जाएंगे रिपल, दोनों में रिपल्शन हो जाएगा, यानी कि इससे ये पता लगा कि जब हमारा अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो रिपल्शन होता है, और जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो अट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो इससे हमारा रिपल्शन हो जाएगा हमारा, ठीक। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है, 5 मार्क्स के अंदर ये डेरिवेशन आता है, जिसमें 3 मार्क्स में ये होता है, 2 मार्क्स में इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आता है, या 2 मार्क्स में इसमें आ जाता है कि यूजिंग दिस फॉर्मूला डिफाइन 1 एम्पियर, यूजिंग दिस डिफाइन 1 एम्पियर, यूजिंग दिस डिफाइन 1 एम्पियर, तो इसको यूज करके अब हमें 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। मुझे एक होस्ट बनाना अनुष्का जरा, एक मिनट। यस अनुष्का। देखो डिफाइन 1 एम्पियर, इससे हम लोग कैसे करके डिफाइन करते हैं 1 एम्पियर को, यूजिंग दिस डिफाइन 1 एम्पियर, किस तरीके से करते हैं देखो, इसको इस फॉर्मूले को यूज करके सारी वैल्यूज को इधर हम लोग यूनिट पुट कर देते हैं, सारी वैल्यूज को इधर हम लोग यूनिट पुट कर देते हैं, ठीक है, सबकी वैल्यूज इधर यूनिट पुट कर देते हैं, और उससे 1 एम्पियर हमारा डिफाइन हो जाएगा। इधर हम लोग देख लेते हैं कि इस फॉर्मूले में सिंस फोर्स अपॉन लेंथ हमारा क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1I2 बाई स्मॉल आर, ये हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ का, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है इधर फोर्स पर यूनिट लेंथ का, म्यू नॉट अपॉन 4 बाई 2I1I2 बाई आर, और इसमें हम लोग देखते हैं कि इफ I1 और I2 हमारा इधर 1 एम्पियर है, तो हम लोग देखेंगे इधर देन फोर्स अपॉन लेंथ, ये हमारा क्या आ जाएगा 10 की पावर -7, ठीक, और इंटू 2, डिस्टेंस बिटवीन देम 1 मीटर है, और इंटू 1 और अपॉन में इधर आ जाएगा हमारा 1। 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग,
I1 और I2 यानी कि दो हमारी पैरेलल स्ट्रेट वायर्स हैं, उन दोनों में हमारा 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और दोनों के बीच की डिस्टेंस की दूरी भी 1 मीटर है। दोनों के बीच की डिस्टेंस की दूरी भी कितनी है? 1 मीटर है। तब आप देखोगे फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या आ जाएगी। फोर्स पर यूनिट लेंथ का ये फॉर्मूला होता है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारी क्या आ जाएगी? ये तो 10 की पावर -7 होती है पूरी वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1 और अपॉन में इधर आ जाएगा 1। तो हमारी फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या आ जाएगी? तो हमारी इधर आ जाएगी फोर्स पर यूनिट लेंथ 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन मीटर इनवर्स। ठीक है, ये हमारी आ जाएगी फोर्स पर यूनिट लेंथ। यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ को कैसे करके डिफाइन करेंगे कि अगर दो पैरेलल स्ट्रेट वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल कर रही है 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन मीटर इनवर्स फोर्स के साथ और इनके बीच की डिस्टेंस की दूरी 1 मीटर है, तो उनमें जो करंट फ्लो करता है उसे 1 एम्पियर कहते हैं। 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करते हैं? अगर दो पैरेलल स्ट्रेट वायर्स एक दूसरे अगर दो पैरेलल स्ट्रेट वायर्स जिनके बीच के डिस्टेंस की दूरी 1 मीटर है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल करती हैं इतनी फोर्स पर यूनिट लेंथ के साथ 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन मीटर इनवर्स के साथ। अट्रैक्ट करेंगी जब सेम डायरेक्शन में करंट, रिपल करेंगी जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट, तो उनमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसे 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक, when two parallel straight current carrying wires, ठीक, having 1 meter distance between them and they attract or repel each other with a force 2 into 10 की power -7 न्यूटन मीटर इनवर्स, then current flowing in them is said to be 1 ampere, then current flowing in them is said to be 1 ampere। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? यस, विवेक पाल एंड अंश मिश्रा। विवेक पाल रिमूव कैसे हो गए थे? और अंश मिश्रा? अच्छा, अंश? अंश मिश्रा? यहां तक सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? ये हमारा था डेरिवेशन इसका। ठीक है, अंश मिश्रा को वेटिंग रूम में कर दो। इसके बाद एक लास्ट डेरिवेशन देख रहे हैं, उसके बाद इसके एक साथ न्यूमेरिकल करेंगे। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। देखो, ये बहुत टफ डेरिवेशन होता है, बट मैं इसको बहुत इजी वे में करवा रहा हूँ, जितना इजी वे में करवा सकता हूँ। आपकी बुक में जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में इसको दे रखा है। ठीक है, मैं इसको एक इजी वे में करवा रहा हूँ। किस तरीके से? देखो,
टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा क्या होता है, समझो इसको। ये आपकी बच्चों इधर मैग्नेटिक फील्ड है, बी वेक्टर। ये आपकी कोई क्वाइल है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इधर रखी हुई है। ये आपकी कोई क्वाइल है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इधर रखी हुई है। इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी और ये डी। ठीक है। और इसमें जो हमारा इधर करंट फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में हमारा इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे 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 करके। ये इसके अंदर हमारा इधर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है जिसे मैंने इधर बी वेक्टर के नाम से क्या रखा है। और ये हमारी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर है और एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है। अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे बच्चों तो फोर्स जो हमारी होती है ए बी पर वो क्या आ जाएगी, आई बी एल साइन थीटा, यही फोर्स होती है हमारी। तो जो फोर्स हमारी ए बी पर आ जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, इसकी, इसे हम लोगों ने एल कह दिया है और ये हमारी जो है इसकी बी है। ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसकी लेंथ को स्मॉल बी, ब्रेथ को स्मॉल एल से डिनोट कर दिया है। तो इस पर फोर्स हमारी कितनी आ जाएगी, आई बी एल साइन जीरो, और फोर्स इधर आ जाएगी जीरो। फोर्स ए बी पर जीरो लग जाएगी क्योंकि ये पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो गया है। इसी तरीके से फोर्स सी डी पर देखोगे तो कितनी आ जाएगी आपकी, आई बी एल साइन 180, और जो फोर्स आपकी सी डी पर होगी वो कितनी लग जाएगी, जीरो। ठीक है। वो फोर्स आपकी इधर लग जाएगी, जीरो लग जाएगी। फोर्स जो सीडी पर लगेगी वो कितनी आ जाएगी, आई बी एल साइन 180, और वो फोर्स आपकी जीरो लग जाएगी। ठीक। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच में एंटी पैरेलल है दोनों। ठीक है। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दोनों एंटी पैरेलल है, इससे फोर्स इस पर और इस पर तो जीरो लग जाती है। इसके बाद देखते हैं तो जो फोर्स आपकी बीसी पर होगी वो फोर्स कितनी आ जाएगी आपकी, आई बी एल साइन 90। ठीक है। और ये फोर्स इधर मैक्सिमम फोर्स लगेगी आई बी एल, फोर्स बीसी पर मैक्सिमम फोर्स लग जाएगी आई बी एल साइन 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर और करंट इधर फ्लो कर रहा है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता करोगे। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट नीचे फ्लो कर रहा है, तो फोर्स आपकी बाहर की तरफ लग रही है। मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो फोर्स आपकी बाहर की तरफ लग रही है, तो इसको आउटवर्ड ऐसे करके डिनोट कर दिया है। ठीक है। परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डॉट से। इसी तरीके से जब फोर्स आपकी डीए पर लग जाएगी वो आपकी फोर्स क्या लग जाएगी, आई बी एल, और इधर आ जाता है आपका साइन 90। तो ये आ जाएगा आपका आई बी एल। ठीक है। ये आपकी फोर्स इधर लग जाएगी डीए पर। डीए पर कितनी फोर्स लग जाएगी, आई बी एल साइन 90 आई बी एल, क्योंकि इसमें भी करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल ही आ जाएगा इधर भी। तो इसलिए आपकी यहाँ पर भी फोर्स मैक्सिमम फोर्स लगेगी आईबीएल, और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इधर। यस। क्या हुआ, ठीक है, इन कर लो, अनुष्का इंच कर लेना। मैग्नेटिक फील्ड इधर है आपकी, करंट इधर आपका ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो आपकी फोर्स अंदर की तरफ लगेगी। फोर्स कहां पर लगेगी आपकी, इधर अंदर की तरफ ऐसे करके। मैग्नेटिक फील्ड आपकी कहाँ है, इधर, करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो फोर्स अंदर की तरफ लग रही है। ठीक है। एबीसी बुक और एसएल अरोरा बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में दे रखा है, मैं बहुत इसको इजी वे में बता रहा हूँ, तो इसलिए इसको ध्यान से समझो बच्चों, काम आ जाएगा ये। बहुत इजी वे में जितना करवा सकता हूँ उतना करा रहा हूँ। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाती है डीए की वजह से, आईबीएल जो अंदर की तरफ लग रही है। ये इस तरीके से है ना हमारा। ठीक। ये आपका इधर ए बी है,
ठीक। तो कुल मिलाकर ये हमारी एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है। ऊपर फोर्स पैरेलल और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर है। तो आप देखोगे रेक्टेंगुलर कॉइल में ऊपर नेट फोर्स जीरो, इधर नेट फोर्स जीरो, इधर फोर्स मैक्सिमम बीसी पर और डीए पर मैक्सिमम फोर्स। बीसी पर जो फोर्स है वो बाहर की तरफ है, डीए पर जो फोर्स है वो अंदर की तरफ है। तो कॉइल हमारी इस तरीके से रोटेट करने लग जाएगी। कॉइल ऐसे करके हमारी रोटेट करने लगेगी ना, ऐसे करके रोटेट करने लग जाएगी। इस पर फोर्स कहाँ लग रही है, बाहर की तरफ, और इस पर फोर्स कहाँ लग रही है, अंदर की तरफ। तो ऐसे करके रोटेट करने लगेगी, देख रहे हो ना सब लोग। इस पर फोर्स लग रही है हमारी बाहर की तरफ, और इस पर फोर्स अंदर की तरफ। तो ऐसे करके रोटेट करने लग जाएगी ये कॉइल, रोटेशन आ जाएगी। दिख रहा है सबको कैसे करके रोटेशन हो रही है? ठीक, इन दोनों में रोटेशन आ जाएगी इस तरीके से। रोटेशन जहां पर होती है वहां इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है, यानी कि कपल लग रहा है, यानी कि इसमें टॉर्क लग जाएगी। तो आप कह सकते हो सो हमारा जो टॉर्क होगा वो क्या आ जाता है, जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस के केस में ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, इधर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, ये होता है हमारा। तो अब आप देखोगे तो टॉर्क आपकी क्या हो जाएगी, इधर इधर फोर्स हमारी क्या आ जाएगी, आईबीएल, कोई सी भी फोर्स ले लो, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। तो ये और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों फोर्सेस के बीच में हम लोग देखेंगे वो क्या आ जाता है। पहले ऐसा करो, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट यहां तक? ठीक है, फाइन। अच्छा, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं इसको इधर रफ करके बता रहा हूँ ये कैसे करके रोटेट करेगी, वो वाला डायग्राम मैं इधर बना रहा हूँ। देखो, जब ये रोटेट करेगी तो बच्चों ये इस तरीके से कुछ हमारा आ जाएगा डायग्राम। जब ये रोटेट करेगी तो ऐसे करके हो जाएगा। ये आपका इधर ए था, इधर आपका था बी। तो ऐसे कर कर कुछ ये बन जाएगा आपका, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। इस पर फोर्स अंदर की तरफ लग रही है, तो ये हो जाएगा आपका आई बी एल। ठीक है, आई बी एल। मतलब थ्री डायमेंशनल में है ना फोर्स, और मैं ऐसे 2D में बना रहा हूं, तो मैंने जो चीज इनवर्ट लग रही है उसे नीचे की तरफ बना दिया, जो चीज इनवर्ट लग रही है उसे नीचे की तरफ बना दिया, क्योंकि थ्री डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल में मैं बना रहा हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर फोर्स बाहर की तरफ लग रही थी, तो उसे मैं ऊपर की तरफ बना देता हूँ, जो आउटवर्ड है उसे ऊपर की तरफ बना देता हूँ, क्योंकि 3D को 2D में ऐसे ही बना सकते हैं। तो इस पर फोर्स ऐसे करके मैंने ऊपर बना दिया आईबीएल, ऐसे। ये हो जाएगा आई बी एल, आईबीएल ये आ जाएगी आपकी। इस पर फोर्स ऊपर आईबीएल, इस पर फोर्स नीचे आईबीएल, ऐसे ए बी ऐसे कर कर आ जाएगा ये, क्योंकि रोटेट कर रही है ना ये हमारी इस तरीके से। ये आ गया ऐसे, ये आ गया अंदर, ये बाहर। ठीक, ऐसे करके रोटेट करेगी। जब ये रोटेट करेगी, अब आप देखो दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो हो जाएगा। ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला डेरिवेशन है जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक, दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ए के ही तो हो जाएगा, इसे मैंने ए के मान लिया है। दोनों फोर्सेस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों, वो यही तो हो जाएगा आपका। ये वाली फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, इस वाली फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, इस वाली फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए के, ये आ गया मेरा। अब इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं पता करता हूं, ये कैसे पता चलेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे करके पता लग जाएगा? ये प्लेन ऑफ कॉइल जो है, ये इधर हमारा अल्फा एंगल बना रहा है। प्लेन ऑफ कॉइल इधर कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल। प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर अल्फा एंगल बनाएगा, तो इधर भी अल्फा एंगल बनेगा, है ना? ये प्लेन ऑफ कॉइल है जो अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ इधर अल्फा एंगल बना रहा है, तो इधर भी हमारा इधर बन जाएगा अल्फा एंगल। अब आप देखते हो इस वाले ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल ए बी के अंदर अगर देखोगे, तो ट्रायंगल ए बी के अंदर आपका जो इधर कॉस अल्फा होगा वो क्या आ जाएगा? कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
एंगल के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट हाइपोटेन्यूज, ये आ जाएगा AK। और हाइपोटेन्यूज आपकी क्या है, हाइपोटेन्यूज आपकी B थी। AB की दूरी कितनी थी, B थी ना आपकी, AB की दूरी थी इधर B। ठीक है, ये आपकी AB की दूरी थी इधर B। ठीक, ये आपकी इधर AB की दूरी थी, AB की दूरी इधर B थी, तो ये आ जाएगा AK बाई B। अब आप इधर देखोगे, ये आपके AK बाई B इधर आ जाता है। इसके बाद फिर इसके इधर कर ले रहे हैं, ठीक। देखो तो इससे देखोगे तो AK आपका कितना आ जाएगा, B कॉस अल्फा। AK आ जाएगा इधर B कॉस अल्फा। सो टॉर्क का जो होता है सिंबल ये टाओ, सो टॉर्क कितना आ जाएगा आपका, I B L, और ये B AK की जगह B कॉस अल्फा, ये आ जाएगा। अब लेंथ इनटू ब्रेथ आपका एरिया होता है, सिंस लेंथ इनटू ब्रेथ को तो हम लोग एरिया कह सकते हैं, सो आपका टॉर्क क्या आ जाएगा इधर, I B A कॉस अल्फा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका I B A कॉस अल्फा। और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं कॉइल के अंदर, फॉर कॉइल हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर कॉइल हैविंग कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल के अंदर अगर कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक, देन आपकी टॉर्क क्या आ जाएगी इधर, एन बी आई ए कॉस अल्फा। अगर कॉइल है जिसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो आपकी एन बी आई ए कॉस अल्फा इधर आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इसका ले लिया सबने स्क्रीनशॉट, ले लिया, ठीक है। ये आपकी इधर टॉर्क इधर आ जाती है, एन बी आई ए कॉस अल्फा, अगर आपके n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ठीक, देखो यानी कि कॉइल आपकी इस तरीके से है, बहुत सारे उसके अंदर टर्न्स हैं, तो एन बी आई ए कॉस अल्फा, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता है वो समझते हैं। जैसे कॉइल ऐसे कर है आपकी, जिसके अंदर बहुत सारे टर्न्स हैं, ठीक है, ऐसे करके रहे बहुत सारे जिसके अंदर टर्न्स हैं, ठीक, ऐसे कर है, अगर इसकी बनाने की जरूरत नहीं है, चलो इसी से हो रहा है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो इस तरीके से आपकी कॉइल इधर आ जाती है, एन बी आई ए कॉस अल्फा। ये वाला फॉर्मूला हम लोग तब यूज करते हैं, एन बी आई ए कॉस अल्फा, ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला तब यूज होता है जब अल्फा हमारा जो होता है हेयर, अल्फा हमारा क्या है इसमें, अल्फा हमारा एंगल है, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हमारा ये अल्फा एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला एन बी आई ए कॉस अल्फा वाला। ठीक, अब इसके बाद एक और हमारा फॉर्मूला होता है साइन के टर्म्स में, वो वाला फॉर्मूला देखो कब यूज करा जाता है हमारा, वो हम लोग देखते हैं। ठीक, अब देखते हैं, देखो इस चीज को मैं इधर अकेले इधर बना दे रहा हूं, फिर से इस चीज को सेपरेटली मैं इधर बना रहा हूं। ये आपकी कॉइल ऐसे कर आई है, ये ए है, और ये आपका क्या था इधर, बी था, ठीक है।
इस तरीके से कॉइल आपकी ये आई थी, इधर करंट आई फ्लो कर रहा है आपका। देखो ये आपकी कॉइल आई थी, तो जिसमें हमारी ये इधर मैग्नेटिक फील्ड थी, ये हमारी इधर क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड थी। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमारी जो कॉइल एंगल बना रही है वो क्या है बच्चों, अल्फा है। जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमारा एंगल बन रहा है वो क्या है, अल्फा। और ये हम लोगों ने एक नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल बना दिया है। ये हमारा क्या है, एक नॉर्मल है टू द प्लेन ऑफ कॉइल, जिसे मैंने एन कह दिया है। एन हमारा नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल है, एरिया वेक्टर। तो जो नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल बना रहा है, और वो बना रहा है थीटा एंगल। नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। बट ये हमारा होगा इधर कि सिंस, अगर आप देखोगे तो सिंस आप ये कह सकते हो उसमें कि थीटा प्लस अल्फा ये आपका 90 डिग्री के इक्वल होगा। थीटा प्लस अल्फा आपका क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल ही तो होगा। दिस प्लस दिस 90 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये प्लेन ऑफ कॉइल के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड है और ये कॉइल का पार्ट है ए बी। क्योंकि थीटा प्लस अल्फा आपका 90 डिग्री के इक्वल होगा, तो आप कह सकते हो अल्फा को क्या कह सकते हो, 90 माइनस थीटा। सो जो आपका टॉर्क का फॉर्मूला होगा वो क्या आ जाएगा, आपका टॉर्क का फॉर्मूला अगर आप होगा आपका, वो क्या आ जाएगा आपका, एन बी आई ए कॉस, अल्फा की जगह आपने पुट कर दिया 90 माइनस थीटा। अल्फा की जगह आपने पुट कर दिया 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये आपने पुट कर दिया अल्फा की जगह, तो टॉर्क आपका क्या आ जाएगा, एन बी आई ए, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा इधर, साइन थीटा। साइन थीटा, ये बात पता होगी सबको। ठीक है, मेरी वॉइस आ रही है बच्चों सब तक, ठीक। तो ये आपका इधर आ जाएगा एन बी आई है साइन थीटा। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला होता है। ये वाला फॉर्मूला हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमें थीटा गिवन होता है और उसमें थीटा हमारा क्या है, थीटा हमारा एंगल है। ठीक है, इसमें अगर देखते हो तो थीटा हमारा क्या हो जाता है, थीटा हमारा इसके अंदर एंगल हो जाता है, एंगल बिटवीन प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल, नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल आपका ये थीटा है। ठीक, ये आपका इधर एंगल है नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, ये आपका इधर है थीटा। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में देखते हो तो वेक्टर फॉर्म में हमारा क्या आ जाता है, ये देखो, दो फॉर्मूले होते हैं हमारा, एनबीआई है कॉस अल्फा वाला फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब हमारा एंगल हमें प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का दे रखा होता है। प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल दे रखा है तो हम लोग यूज करते हैं एनबीआई कॉस अल्फा। और अगर हमें नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल दे रखा होता है तो हम लोग एनबीआई साइन थीटा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा। आप देखो इसके अंदर एक चीज और समझो, इसको वेक्टर फॉर्म में आप किस तरीके से लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, एंगल बिटवीन नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड है। नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं बच्चों, नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल को हम लोग एरिया वेक्टर लिख सकते हैं ना, गॉस थ्योरम में पढ़ा था। नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल का मतलब क्या होता है, एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर इज द वेक्टर विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में ये लिख दिया हम लोगों ने, तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, ये हम लोग इस तरीके से हम लोग लिख दिया इसको वेक्टर फॉर्म में, टाउ वेक्टर, ये हमारा क्या आ जाएगा एन, तो इन किसमें खत्म हो गई, ये आ जाएगा हमारा एन, ठीक, आई, और इधर आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा एन आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स स्केलर है, करंट स्केलर है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एन आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एन इक्वल टू 1 फॉर सिंगल टर्न, अगर आपका सिंगल टर्न है
तो m की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो टॉर्क कितना आ जाएगा आपका I a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, ये आपकी वेक्टर फॉर्म इधर आ जाती है। कुल मिला के कौन सा फॉर्मूला कब यूज करते हैं, ये वाली चीज ध्यान में रखना। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, ले लिया सबने? यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ठीक है, एक लास्ट इसकी और फॉर्म होती है, वो वाली लास्ट फॉर्म देखो इसकी क्या होती है बच्चों। लास्ट फॉर्म में इसको किस तरीके से लिखते हैं हम लोग, एक इसकी लास्ट फॉर्म और होती है। वो इसकी लास्ट फॉर्म ये है कि हमारा जो एक मैग्नेटिक मूवमेंट आता है कॉइल का, मैग्नेटिक मूवमेंट आप आगे पढ़ोगे क्या होता है, अभी आप समझ लो एक मैग्नेटिक मूवमेंट एक क्वांटिटी होती है ऐसे ही। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो आप समझ लो मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे ही एक क्वांटिटी होती है। तो आप कह सकते हो सिंस मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कॉइल जो हमारा होता है वो होता है हमारा एन आई ए के इक्वल होता है। जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है कॉइल का वो हमारा एन आई ए के इक्वल होता है। तो सो हमारी टॉर्क क्या आ जाती है, ये होती है ना टॉर्क हमारी एन बी आई ए साइन थीटा। तो इससे हमारी इधर टॉर्क आ जाती है टाउ इक्वल टू एन आई ए को मैंने एम लिख दिया, तो एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। और इसमें भी हमारा थीटा जो है ये एंगल है एम वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का। ठीक है, सो जो टॉर्क वेक्टर होती है वो आपकी क्या आ जाती है, इसमें भी जो आपकी टॉर्क वेक्टर होती है वो क्या आ जाती है, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, इसमें भी जो आपकी टॉर्क वेक्टर होती है वो एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के इक्वल आ जाती है। यानी कि मैं कह सकता हूं सो जो आपकी टॉर्क वेक्टर होती है वो परपेंडिकुलर होती है बच्चों एम वेक्टर के, या फिर कह सकते हो टॉर्क वेक्टर परपेंडिकुलर होती है ए वेक्टर के। अरे ये तो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल सबको पता है ना, ये तो टॉर्क वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, टॉर्क वेक्टर बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होती है। जो चीज ए वेक्टर के परपेंडिकुलर वो एम वेक्टर के तो परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि एम आपका एन आई ए के इक्वल है। तो मैंने टॉर्क के पूरे आपको सारे फॉर्मूले बता दिए, कब कॉस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कब साइन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और एक फॉर्मूला जो एम बी साइन थीटा होता है ये भी बता दिया एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की फॉर्म में। तो टॉर्क वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, टॉर्क वेक्टर एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर, एरिया एरिया वेक्टर एम के फॉर्मूले में आ रहा है, तो जो एम वेक्टर के परपेंडिकुलर वो एरिया वेक्टर के तो परपेंडिकुलर होगा ही, और टॉर्क बी वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से सारे फॉर्मूले या टॉर्क का कंप्लीट डेरिवेशन हम लोगों ने आज कर लिया। अब हमारे दो टॉपिक बचे हैं बस, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और अर्थ मैग्नेटिज्म। बाकी सारा आपके सिलेबस से हट चुका है, जो चैप्टर है बाकी के पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक वो आपके सिलेबस से हट चुका है। दो टॉपिक हमारे बचे हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म बचा है और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बचा है, उसे हम लोग करते हैं। बाकी कल आपके न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर अभी तक जितना पड़ा है कल सारे न्यूमेरिकल ही करवाएंगे, न्यूमेरिकल डे है कल। यहाँ तक बात सबको समझ में आती है बच्चों? सारे बच्चों को यहाँ तक आई बात समझ में आज जो पढ़ाया?